नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जो भारत के 3 बार पीएम बन चुके हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब उनकी सरकार गिरने वाली है। नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। आइए जानते हैं फुल स्टोरी। और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे। कहानी की शुरुआत होती है 19 अप्रैल 2024 को, जब लोकसभा के इलेक्शन की वोटिंग स्टार्ट होती है। ये वोटिंग होनी होती है 7 फेजेस में, और 1 जून तक जितनी भी वोटिंग चल रही थी वो सारी वोटिंग खत्म हो जानी थी। और देखो, पिछले 10 सालों से जब मोदी सरकार चल रही थी भारत के अंदर, तो उन्होंने अपनी पार्टी में फिर से वही हवा भरी कि अब की बार 400 पार। इसका यह मतलब था कि अब की बार 400 पार का मतलब था कि अब के जो आने वाली हैं वो उनकी मतलब बीजेपी की 400 सीट से भी ज्यादा आने वाली है। तो इसलिए उन्होंने नारा दिया अब की बार 400 पार। और देखो, यहाँ पर हर किसी पार्टी का अपना हवा भरना होता है अपनी पार्टी के लिए, ताकि वो सारे लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट करें। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो सारी पार्टी इलेक्शन के दौरे, चाहे वो किसी भी प्रकार का इलेक्शन हो, वो अपनी हवा भरते हैं ताकि सारे लोग उन्हें ही वोट देने लग जाएं, और सारे लोग उन्हें ही वोट देने लग जाएं और उनकी पार्टी सच में ही जीत जाए। लेकिन दिक्कत वाली बात जब होती है जब का हमारे देश की मीडिया एक्सिस पोल बीजेपी के 400 पार दिखाने लग जाए। इसका यह मतलब था कि सबको लगने लग जाए कि अब बीजेपी जीतने वाली है और उनकी सीट 400 पार आने वाली है। लेकिन अब आता है वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 4 जून को क्या हुआ? 4 जून को सब वोटिंग खुली, और वोटिंग खुलने के बाद बीजेपी के पास 240 और कांग्रेस के पास 99 सीट आई। और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग हो चुका था, क्योंकि ना ही बीजेपी में सत्ता में थी, क्योंकि ना ही बीजेपी सरकार बना पा रही थी, उनकी पूरी सीट नहीं थी, और ना ही कांग्रेस सरकार बना पा रही थी, और दोनों के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। तो अब इन दोनों में से कोई भी सरकार बना सकती थी। कैसे? क्योंकि इन दोनों में से जो कि छोटी छोटी पार्टी जिसे सपोर्ट करती वही सरकार बना सकता था। और बाद में पता लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी से मिलने वाले हैं, और नीतीश कुमार के पास 12 सीट थी, तो वो अपनी 12 सीट बीजेपी को देने वाले हैं। और जब नीतीश कुमार बीजेपी से मिलते हैं और अपनी 12 सीट बीजेपी को दे देते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू भी अपनी 16 सीट बीजेपी को दे देते हैं और वो भी बीजेपी से मिल जाते हैं। और इसी तरीके से छोटी छोटी पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर देती हैं, और कुल मिला के बीजेपी के पास 293 सीट हो जाती हैं, जिससे कि वो सत्ता में आ जाते हैं और फिर से मोदी सरकार बन जाती है। लेकिन सबके मन में यही चल रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ क्यों मिले, क्योंकि वो अगर राहुल गांधी से मिलते तो वो राहुल गांधी को भी पीएम बना सकते थे। देखो, बात क्या है? बात यह है कि जब बिहार में इलेक्शन हुए थे तो नीतीश कुमार को मिली थी 43 सीट, और उसी इलेक्शन में बीजेपी को मिली थी 74 सीट। और जब नीतीश कुमार को 43 सीट मिली और बीजेपी को 74 सीट मिली, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से सहायता मांगी और दोनों ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई, जिसपे कि नीतीश कुमार वहां के सीएम बने। तो मतलब बिहार में जो सीएम थे नीतीश कुमार, वो बीजेपी के कारण थे, इसीलिए उन्होंने केंद्र में बीजेपी का साथ दिया। तो देखो, बीजेपी तो रूलिंग में आ चुकी थी, लेकिन पहले जैसी सरकार नहीं बन पाई थी उनकी, क्योंकि पहले पूर्ण बहुमत से बन पा रही थी सरकार, लेकिन अब पूर्ण बहुमत से नहीं बन पाई थी। और पहले दोनों बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार सत्ता में, और ये पहली बार हुआ था कि बीजेपी गठबंधन से अपनी सरकार बना चुकी थी, और यह सरकार बहुत ही ज्यादा रिस्क पे चल रही थी, और यह सरकार अब गिरने वाली। नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और ये चुनाव बीजेपी के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इतने इम्पोर्टेंट केंद्र के चुनाव भी नहीं थे। क्यों इतने इम्पोर्टेंट है? इस चुनाव से पूरी सरकार हिल जाएगी। अगर आप बिहार में विधानसभा में देखेंगे
तो कुल मिलाकर टोटल 243 सीट है। और अब यहाँ पर एनडीए की सरकार है, जो कि बीजेपी और जेडीयू और दो छोटी छोटी पार्टियों को मिलकर बना है, जिसमें नीतीश कुमार सीएम है। और यहाँ पर नीतीश कुमार के पास 43 सीट और 74 सीट है बीजेपी के पास। मतलब इन दोनों को मिला जुलाकर वहां पर सरकार बनी हुई है एनडीए। कुल मिलाकर एनडीए के पास 125 सीट हैं। और आप बिहार में जाकर देखेंगे तो बिहार में इलेक्शन वही जीतता है जिसके पास 122 सीट होती हैं। मतलब 4 सीट से नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है और यही 4 सीट उल्ट फेर करने वाली है बिहार के इलेक्शन में। और इन्हीं 4 सीटों से केंद्र सरकार भी हिलने वाली है। देखो बात क्या है, बिहार के अंदर सबसे लार्जेस्ट पार्टी है तेजस्वी यादव की। देखो उन्होंने 2020 में बिहार में 75 सीट जीती थी और 2015 में अगर आप जाओगे तो उन्होंने बिहार में 80 सीट जीती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बिहार में सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी है और इनके आसपास भी कोई नहीं रहता। और इनके साथ साथ कांग्रेस को मतलब 2020 में महागठबंधन ने कुल मिलाकर 110 सीट जीती थी। 2015 में बीजेपी के पास 53 सीट थी और कांग्रेस के पास 27 सीट मिली थी। और जब 2019 में इलेक्शन हुए थे तो मोदी सरकार को 303 सीट मिली थी। और ये इतनी ज्यादा सीट थी कि राहुल गांधी अपनी लीडरशिप छोड़कर चले गए थे। बाद में 2020 में बिहार में इलेक्शन हुए, उसी टाइम मोदी सरकार को 53 नहीं 74 सीट मिली, 74 सीट। और सेम टाइम में कांग्रेस को 27 नहीं 19 सीट मिली। और इसी तरीके से मोदी सरकार की सीट बढ़ती रही और कांग्रेस की सीट घटती रही। जैसे कि उस बारी इलेक्शन में देखो मोदी सरकार की सीट बढ़ी और इसी तरीके से कांग्रेस की 8 सीट घटी। और इसी तरीके से उनकी केंद्र में भी और बिहार राज्य में भी उनकी सीट, सेंट्रल की सीट बढ़ती रही। लेकिन इसी प्रकार से उनकी सीट बढ़ती रही और कांग्रेस की सीट घटती रही। लेकिन इसी प्रकार से उनका फिर पासा पलटा है। कैसे? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ने फिर कम बैक करते हैं 2024 में। और ऐसा कम बैक किया जिसमें पहले के मुताबिक उसकी डबल सीट मिलती है उन्हें। और आप अगर 2019 का कंपैरिजन करोगे तो देखो उनकी सीट बहुत ज्यादा बढ़ी है। उनकी सीट 2019 में बहुत कम आई थी और 2024 में उनकी सीट 99 पहुंच गई। और उन्होंने उस समय कुछ भी नहीं करा था, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा करी थी राहुल गांधी ने और उन्होंने कुछ भी नहीं करा था। और भारत जोड़ो यात्रा से ही एक मुद्दे से ही पूरे देश में देखो उनकी 99 सीट आ चुकी थी। और इसी तरीके से अब तो इस टाइम मुद्दा और भी बहुत है कि वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है। और ये वोट चोरी का मुद्दा हो सकता है पासा पलट सकता है। और पासा पलट जाता है तो बिहार में सरकार हो सकती है गिर जाए या फिर गिरने वाली हो। क्योंकि जैसे कि सेंट्रल में बीजेपी की सीट घटी और कांग्रेस की सीट बढ़ी, ऐसे ही अगर बिहार में हुआ कि अगर बीजेपी की सीट या फिर एनडीए की सीट घटी और उसकी कांग्रेस की सीट बढ़ी तो सरकार गिरने वाली है। और जब बिहार में सरकार गिर जाएगी तो आपको पता है बहुमत किसके पास आएगी? राहुल गांधी के पास या फिर तेजस्वी यादव के पास। मतलब इनका जो गठबंधन है इन दोनों के पास आएगी बहुमत, महागठबंधन के पास। अब आपको ये सब कुछ मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सब सच है। और इस बात को वहां के सीएम जो नीतीश कुमार सीएम रह चुके हैं वो भी इस बात सोच चुके हैं। कैसे? देखो इसलिए वो सोच चुके हैं, उन्होंने सबके महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डालने की बात की है। क्योंकि अब नीतीश कुमार को भी लगने लगा है कि बिहार में हमारी सरकार गिरने वाली है, इसलिए उन्होंने सब महिलाओं के बिहार में खाते में 10-10 हजार रुपए डालने की बात की है। और इससे क्या फर्क पड़ेगा केंद्र सरकार पे? तो देखिए बिहार चुनाव से केंद्र सरकार पूरी सरकार गिर सकती है, क्योंकि ये पूरी सरकार कनेक्ट है बिहार से ही। अब देखो बात क्या है, देखो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके पास 293 सीटें केंद्र में और केंद्र में अभी उनकी सरकार चल रही है। और अब अगर बिहार में इलेक्शन में महागठबंधन जीत जाता है तो मतलब नीतीश कुमार हार जाते हैं तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर
कांग्रेस में मिल जाएंगे और राहुल गांधी से बोलेंगे कि मुझे फिर एक बार सीएम बना दो, मैं आपके साथ हूँ। और राहुल गांधी बिना सोचे समझे ऐसा भी कर देंगे और राहुल गांधी नीतीश कुमार को बिना सोचे समझे सीएम बना देंगे। और सीएम बनने के बाद राहुल गांधी बोलेंगे कि हमने आपको सीएम बना दिया, आप सेंट्रल की 12 सीट हमें दे दो। और नीतीश कुमार बिना सोचे समझे अपनी 12 सीट मोदी सरकार की तरफ से खींचकर कांग्रेस को दे देंगे। यहाँ पर एक बात है कि अगर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनते हैं तो तेजस्वी यादव उनके साथ क्यों रहेंगे राहुल गांधी के, जबकि तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार में सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी है। महागठबंधन को तेजस्वी यादव छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ से सेंट्रल की गवर्नमेंट हिल सकती है और अगर वहां से सेंट्रल की गवर्नमेंट हिली और सेंट्रल की गवर्नमेंट वहां से गिरी तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव को कोई बड़ा पद भी दे सकते हैं, होम मिनिस्ट्री का पद या फिर कोई और भी पद दे सकते हैं, बड़ा पद, और डिप्टी सीएम भी बना सकते हैं। और अगर देखो बिहार में महागठबंधन जीतता है तो वहां के सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। और देखो जब नीतीश कुमार अपनी 12 सीट खींच लेंगे तो मोदी सरकार के पास 281 सीट बचेंगी और जब भी मोदी सरकार सत्ता में रहेगी। लेकिन खेल तो जब पलटेगा जब का मोदी सरकार को छोड़कर चंद्रबाबू नायडू भी अपनी 16 सीट लेकर कांग्रेस के पास आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें राहुल गांधी बोलेंगे कि आप हमारे पास आओ और हम आपको भारत का पीएम बना देंगे। और इस बात को सुनकर और पीएम बनने के लिए चंद्रबाबू नायडू बीजेपी सरकार को छोड़कर कांग्रेस के पास आएंगे। और जब चंद्रबाबू नायडू भी उनकी सरकार छोड़कर मतलब अपनी 16 सीट लेकर कांग्रेस के पास आएंगे, फिर बचेंगे एनडीए के पास मतलब बीजेपी के पास 265 सीट। और जब तक उनकी सरकार गिर चुकी होगी और जब उनकी सरकार गिर जाएगी तो इसी प्रकार से उनकी छोटी छोटी पार्टी जैसे एकनाथ शिंदे है, ऐसे छोटी छोटी पार्टी भी अपनी सीट लेकर कांग्रेस में जुड़ जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी उन्हें अलग अलग पद देते रहेंगे और उनकी सरकार गिर जाएगी और फिर बहुमत आ जाएगा महागठबंधन के पास। और जब महागठबंधन के पास बहुमत आ जाएगा और महागठबंधन की सरकार बन जाएगी और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे चंद्रबाबू नायडू। मैंने जो इतनी बात बोली ये सब आपको मजाक लगा रहा होगा, लेकिन इससे पहले भी ये सब कुछ हो चुका है। ऐसा ही भारत के इतिहास में 1977 में कुछ इसी तरीके का हुआ था। देखो 1975 की बात है, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी और जैसे ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो लोग बाग इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा चिढ़ गए थे। और लोग इतने ज्यादा चिढ़ गए थे कि सब लोग साथ आ चुके थे और जितनी सारी अपोजिशन वाली पार्टी थी वो सब एक साथ हो चुकी थी और पूरा भारत एकजुट हो चुका था और कहने लगा था कि अब इंदिरा गांधी को वोट नहीं डालना है। और फिर 1977 में इलेक्शन आता है और इलेक्शन में इंदिरा गांधी को मिलती हैं 154 सीट और यहाँ पर पहली बार कांग्रेस को छोड़कर कोई दूसरी पार्टी जीत जाती है। ये पार्टी कौन सी थी? ये थी भारतीय जनसंघ, जो इस टाइम बीजेपी बनकर खड़ी हुई है। इस पार्टी के साथ और भी छोटी छोटी पार्टी मिल चुकी थी और एक पार्टी इनके साथ मिली। इस पार्टी का नाम था भारतीय लोकदल और इनके पास 60 सीटें थी और सेंट्रल के अंदर इनके बाद फिर बीजेपी की पार्टी में सीट थी और फिर छोटी छोटी पार्टियों के पास सीट थी और सब कुछ मिला जुलाकर इनकी सारी पार्टियों की सीट मिला जुलाकर 295 सीट बन चुकी थी और इनकी सरकार सत्ता में आ चुकी थी। सत्ता में तो सरकार आ चुकी थी, लेकिन अब इनका पीएम चुना जाना बाकी था। पीएम चुना जाना बाकी था। फिर इन्होंने पीएम चुनने के लिए जिसकी सबसे ज्यादा सेंटर में सीट थी उसका पीएम चुनने की ठानी। और जो इस टाइम बीजेपी में है, जो इस टाइम बीजेपी है, पहले भारतीय जनसंघ था उसका नाम, उनका पीएम बनाया जाता है और मोरारजी देसाई जी बनते हैं बीजेपी के पीएम। देखो सब कुछ सही चल रहा था और संगठन भी सही चल रहा था, सरकार बन चुकी थी और जिसके पास ज्यादा सीट थी
उसका पीएम बन चुका था। बट जब इस सरकार में कॉलेज स्टार्ट होते हैं, मगर 1979 में भारतीय लोकदल पार्टी के जो लीडर हैं वो कहते हैं कि हमें और भी ज्यादा पद चाहिए, बीजेपी से कहते हैं। लेकिन बीजेपी उन्हें पद देने को मना कर देती है, और जब बीजेपी इनको मिनिस्ट्री का पद नहीं देती है तो उस पार्टी के, भारतीय लोकदल पार्टी के जो संस्थापक थे चौधरी चरण सिंह, वो अपनी पार्टी को छोड़कर और बीजेपी को छोड़कर भी कांग्रेस में जुड़ जाते हैं। अब जब ये कांग्रेस में आकर मिल जाते हैं, और कांग्रेस के पास तो थी 154 सीट और इनके पास थी 60 सीट, और इसका मतलब साफ हो चुका था कि कुल मिलाकर अब कांग्रेस के पास 200 सीट आ चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी भी सरकार नहीं बन पा रही थी, और दोनों में से किसी की भी सरकार नहीं बन पा रही थी, ना ही कांग्रेस की और ना ही बीजेपी की, क्योंकि सरकार उसकी बनती जिसके पास 272 सीट होती। लेकिन इन दोनों में से किसी के पास भी 272 सीट नहीं थी और किसी की भी सरकार नहीं बन पा रही थी। और इस टाइम कांग्रेस ने अपना पासा फेंका और फिर वहां पर छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ लिया, और पार्टी उनसे जुड़ती रही और उनकी 272 से ज्यादा सीट हुई, और कांग्रेस ने फिर से भारत में अपनी सरकार बना ली। लेकिन सरकार बनने के बाद भी इंदिरा गांधी को नहीं, चौधरी चरण सिंह को पीएम बनाया गया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जब बीजेपी के पास थे और उन्होंने मिनिस्ट्री मांगी तो बीजेपी ने उन्हें मिनिस्ट्री नहीं दी। तो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि आप हमारे पास आओ, हमारी पार्टी में आओ, हम आपको मिनिस्ट्री देंगे। और वो इसी शर्त पर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे, और फिर कांग्रेस ने उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। और देखो, इस तरीके का पहले भी हो चुका है, तो अब दोबारा भी ये होने वाला है। कमेंट में बताओ, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में बताओ, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो बिहार के लोगों तक पहुंच पाए।